व्यू 360 में दुनिया की माशी मुश्किलात मजीद बढ़ने से कई मुल्कों के नादहिंदा होने के खदशात, आबादी में नाकाफी वैक्सीनेशन और कोरोना वायरस की नई किस्म के सबब अमरीका में एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन लेने पर फिर से जोर। Cities, counties, states should make decisions about mask mandates. और जंगलात की आग और तूफानों से मुतासरा इलाकों के बाद अब जंग से तबाहाल यूक्रेन में फंसे जानवरों को बचाने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया भर में इक्तसादी तरक्की से मुताल्लिक जो तवक्कुआत थीं वो एक बार फिर पूरी होती दिखाई नहीं देती। आलमी मालियाती इदारे IMF की सरबराह का कहना है कि इस साल अप्रैल में 3.6% की आलमी शरह नमू की जो पेशन गोई की गई थी उस तक पहुँचना मुश्किल होगा। इसकी अहम वजूहात में यूक्रेन जंग, गैर मुतवक्के अफरात असर और कोविड की वजह से पैदा होने वाले मसाइल शामिल हैं। इन मुआशी मसाइल के नतीजे में कई तरक्की पजीर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गए हैं या होने के करीब हैं। हाल ही में श्रीलंका अपने कर्ज़ों पर वाजिबुल अदा सूद की अदायगी भी ना कर सका और डिफ़ॉल्ट कर गया, जिससे वहाँ मुआशी और सियासी बहरान ने जन्म लिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जो 5 मुल्क नादहिंदगान या डिफ़ॉल्ट किए जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हुए उनमें लबनान, श्रीलंका, रूस, सुरिनाम और ज़ैम्बिया शामिल हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियों की कदर में इंतहाई कमी, मुल्कों की तरफ से जारी किए जाने वाले आलमी बॉन्ड्स पर शरह सूद में इजाफा और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और महंगाई के नतीजे में इस वक्त तरक्की पजीर मुल्कों की एक रिकॉर्ड तादाद अपने आलमी कर्जे वक्त पर अदा न करने के ख़तरे से दो चार है। रॉयटर्स के मुताबिक बेलारूस डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, लेकिन इसके अलावा भी इस साल कई ऐसे मुल्क हैं जो नादहिंदगी के ख़तरे से दो चार हैं। इनमें अर्जेंटाइन, यूक्रेन, ट्यूनिस, घाना, मिस्र, पाकिस्तान, कीनिया, इथियोपिया और एल सल्वाडोर जैसे ममालिक शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन ममालिक का कुल बैरूनी कर्ज तकरीबन 400 अरब डॉलर के लगभग है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी 150 अरब डॉलर कर्ज सिर्फ अर्जेंटाइन का है। अगर इसी ज़िम्न में हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कुल कौमी आमदनी का तकरीबन 40% मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी की मद में जाता है। अब पाकिस्तान इन कर्ज़ों पर महज सूद की अदायगी के लिए भी कर्ज ले रहा है। IMF के हालिया 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स भी शायद इसी मद में इस्तेमाल होंगे। मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के अंदेशों की खबरें गुज़िश्ता चंद माह से गर्दिश में हैं। अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद पंजाब के इलेक्शंस तक मौजूदा हुकूमत की तरफ से दुश्वार मुआशी फ़ैसले किए गए। अब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद क्या एक और सियासी बहरान फिर से पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात मज़ीद बढ़ाएगा? वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल के उज़ैर यूनुस इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़ैर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह आज रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरा है, या यूरो बॉन्ड को अगर हम देखें 9% का इजाफा हुआ एक ही दिन में उसके शरह सूद में पाकिस्तान के लिए, बाकी सभी फैक्टर्स अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच पाएगा और कैसे? जी शुक्रिया बहुत बहुत। इसकी दो जो है हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जब अमेरिका छींक मारता है तो दुनिया को नज़ला हो जाता है। तो अब जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत, पाकिस्तान, बाकी ममालिक पे पड़ रहा है और वो जैसे आपने शुरू में कहा हमें नज़र आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये सूरत हाल गंभीर काफ़ी महीनों से थी और PDM की हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन अब एक तरह से मईशत और मार्केट हुकूमत को कह रही है डू मोर। तो जो डू मोर का नारा हम अमेरिका से सुनते थे अब वो मईशत से सुनने को आ रहा है और जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो मुझे लगता है और मुश्किल करने पड़ेंगे अगर आपने इस मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम एक तरफ या ट्रांजिशन में फिर से मईशत पर प्रेशर तो आएगा कुछ, क्योंकि आगे अगर इलेक्शंस कॉल होते हैं, इस साल होते हैं या अगले साल जाते हैं पाकिस्तान में, तो कुछ ठोस इक़दाम करने के लिए पाकिस्तान के पास कितना वक्त है? जी इस वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इस वक्त जो मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कह चुके हैं, जो IMF के अलावा फाइनेंसिंग की ज़रूरत है वो 4 से 5 अरब डॉलर है, जो आपके दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब बिलखुसूस से आने हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मार्केट के अंदर इस वक्त इलेक्शन के बाद एक अनसर्टेनिटी है कि भाई ये पैसे कब आएंगे और किस तरह आएंगे। तो जब तक ये लिक्विडिटी इंजेक्शन नहीं होती या हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई और मुश्किल फैसले उठा के इकॉनमी को चोक नहीं करती, और ये मुझे अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि चोक करना पड़ेगा इकॉनमी को क्योंकि डॉलर नहीं है इस वक्त।
تو اگر آپ چوک نہیں کرتے گروتھ کو اور معیشت کو تو ڈالر کی کھپت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور یہ انسرٹنٹی بڑھتی جائے گی. تو یہ بڑا ایک مشکل سیاسی فیصلہ ہو گیا ہے حکومت وقت کے لیے کہ ایک طرف انہیں الیکشن میں جا کے عوام سے شہریوں سے ووٹ لینا ہے اور دوسری طرف ان کے اوپر جو ہے ایک اور بحران لا کے کھڑا کر دینا ہے جس سے ان کی ووٹ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو عزیر چوک کرنے سے جو آپ میں مراد ہے اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں تو اس میں کافی حد تک جو آلریڈی سسٹم تو چوک ہو چکا آلریڈی. اگر ہم دیکھیں انٹرسٹ ریٹس تو کافی اوپر ہیں تو اور مزید اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ امپورٹس ایکسپورٹس بڑھانے کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں, تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف ہی جایا جا سکتا ہے, دیٹ کوڈ بی ون آف دا ایلیمنٹ. جی امیڈیٹ ٹرم میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی نہیں, آپ نے بیسکلی آؤٹ فلو آف ڈالر روکنا ہے جو اسٹیٹ بینک کسی حد تک ایل سیز روک کے کر رہی تھی, اب اور اگریسولی کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا انہوں نے ایک پاپولسٹ ڈیسیجن لیا کہ عوام کو کوٹ اینڈ کوٹ ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی پرائس کم کر دی. میرا اس وقت بھی یہ ماننا تھا کہ یہ الیکشن گمیک آپ کو مہنگا پڑے گا, بہتر ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا کے پرائس اسٹیبل ہی رکھیں. اب روپیہ ڈپریشیٹ ہو گیا تو اب آنے والے دنوں میں انہوں نے پرائس واپس بڑھانی پڑے گی, اس سے مہنگائی ایک بار پھر آئے گی, پھر وہی مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی سائیکل میں دوبارہ سے جائیں گے. عزیر لاسٹ پہ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر ہی ملک میں ریفارمز ہوں گے؟ پاکستان کے سسٹم میں اتنی سخت ہے کہ وہ ریفارمز برداشت کر سکے اور ان ریفارمز کو ایکچولی امپلیمنٹ بھی کر سکے؟ میرا ماننا ہے دیکھیں کرائسس ایک اپرچونٹی ہوتا ہے ریفارمز کے لیے. پاکستان 20 سے زیادہ آئی ایم ایف پروگرام میں جا چکا ہے اور اس نے اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اپرچونٹی کریٹ نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس وقت جا رہے ہیں جب آپ نے الیکشن کرنے ہیں, تو یہ تو بڑا پولیٹیکلی انفیزیبل ہے کہ آپ ریفارمز اس وقت کریں. اب ہو سکتا ہے کہ کنسنسس بلڈ ہو آفٹر الیکشنز, لیکن آنے والے مہینوں میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے میں نہیں دیکھتا کہ یہ جو عدم استحکام ہے یہ کم ہوگا. بہت شکریہ عزیر یونس صاحب کا. عزیر یونس ہمیں معیشت کے حوالے سے جو پاکستان کی سچویشن ہے اس پہ بات کر رہے تھے. معیشت کے بعد ایک مختصر جائزہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا. پنجاب کے 14 حلقوں کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ملنے والی کامیابی نے ملکی سیاست میں ایک ہلچل پیدا کی ہے. وائس آف امریکہ کی گیتیارہ انیس نے اس بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے لی. پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج نے جہاں بہت سے حلقوں کو حیران کیا ہے, وہیں سیاسی تجزیہ کار یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان نتائج کے اثرات پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گہرے ہوں گے. ایلیمنٹ آف سرپرائز زیادہ تو مسلم لیگ نون کے لیے تھا, اس لیے کہ اگر کوئی جرنلسٹ یا اینالسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہے اس میں مسلم لیگ نون 10 سے 11 سیٹیں لے گی, تو مسلم لیگ نون والے بڑی رعونت کے ساتھ یہ تجزیہ مسترد کر دیتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں ہم تو 18 یا 19 لیں گے. لوگوں کو یہ باریکیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھیں وہ پچھلی حکومت نے سیٹ کی تھیں اور اب ہم نے صرف اس کے پر عمل درآمد کرنا تھا. پیپل ڈنٹ بائی دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں نے سب سے پہلی چیز یہ ہے, اور وہ ووٹر خود آپ کو بتا رہا تھا کہ جی ہم نے مہنگائی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو عمران خان نے پھر ایک سوال اٹھایا کہ جی آرمی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر, یہ وہی نعرہ تھا جو نواز شریف نے لگایا تھا اور اب عمران خان لگا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی نواز شریف کی سپورٹ زیادہ تھی. اب سب سے اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے مختلف حلقوں کے اندر جو کہ انڈر ڈسکشن ہے کہ کیا صرف نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے یا پھر پورے ملک کے اندر ہوں گے. اس حوالے سے یہ بھی عمران خان صاحب نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. کے پی اسمبلی, پنجاب اسمبلی ظاہر بات ہے ان کے زیر اثر ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد کوئی ایسی قدغن نہیں ہے ان کے اوپر. ماضی میں ہوتا تھا کہ جی اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو باقی بھی چلے جائیں. دیر از ایوری پاسبلٹی کہ پاکستان کے اندر ایک نئی روایت قائم ہو جائے کہ پروونشل اسمبلیز اپنے حساب سے الیکشن کروائیں, سینٹر کے اندر ایک ڈفرینٹ جو ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے ایک الیکشن ہو جائے, کوئی سال آگے پیچھے ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کیونکہ ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ آپ جلد از جلد صاف شفاف انتخابات کرائیں, تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو انتخابات ہوں وہ اس سال ہو جائیں, مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون لیگ اب فائنلی کیا فیصلہ کرتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آج اجلاس ہے, وہ بھی آج بات چیت کریں گے, تو کچھ دنوں کے اندر یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا انتخابات اس سال ہوں گے یا کہ اگلے سال ہوں گے. ابھی بھی اگر وہ اپنے فائدے کی بجائے کسی اور کے فائدے کے لیے اس حکومت میں بیٹھے رہیں گے تو ان کو مزید نقصان ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور باقی اتحادی جماعتیں مانتی ہیں یا نہیں مانتی ان کو الیکشن کے لیے جانا چاہیے,
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बाकी इत्तेहादी जमातें मानेंगी। पाकिस्तान की सियासत ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक नया रुख तो इख्तियार किया है, लेकिन आगे क्या होगा इसका इन्हिसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अलावा हुकूमत में शामिल जमातों के इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी है। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गेतिया रानीस, मुर्तज़ा ज़हरी। U360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में गुज़िश्ता 7 दिनों में कोविड के पॉजिटिव केसेस की तादाद औसतन रोज़ाना 1,28,000 से भी ज़्यादा रही है, और अब भी बहुत से अमरीकी ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन नहीं लगवाई। अमेरिका के बीमारियों पर कंट्रोल और तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, जिसे आमतौर पर CDC के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें इस वायरस के संगीन नताइज का सामना हो सकता है, लेकिन एक नई वैक्सीन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद भी कर सकती है। अमेरिका की सबसे बड़ी आबादी वाली काउंटी लॉस एंजलिस है, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हो सकता है कि यहां जल्द ही कोविड-19 से बचने के लिए दोबारा लाजमी मास्क पहनने का निफाज कर दिया जाए। काउंटी के हेल्थ डायरेक्टर ने हाल ही में कहा है कि अगर अस्पतालों में दाखिले की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो इमारतों के अंदर मास्क पहनने का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। Local jurisdictions, cities, मकामी दायरा कार में यानी शहरों, काउंटियों और रियासतों को मास्क को लाजमी करार देने के बारे में फैसले करने चाहिए, क्योंकि कम्युनिटीज मुख्तलिफ हैं और इनमें वायरस की मुंतकिली के अंदाज मुख्तलिफ हैं। CDC की इस बारे में वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है, और इसी तरह किसी कम्युनिटी में कोविड की सतह के बारे में भी। और इदारे की सिफारिश ये है कि अगर आप ऐसे जोन में हों जहां केसेस की तादाद ज्यादा हो, जिसे ऑरेंज जोन कहा जाता है, जो इस वक्त LA काउंटी है, तो लोगों का अंदर मास्क पहनना हकीकतन अहम है और इससे फर्क पड़ता है। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका में खुराक और अद्वियात के निगरान इदारे FDA ने कोविड-19 के लिए नोवावैक्स के हंगामी इस्तेमाल का इख्तियार दिया था, जो वबा के ज़माने में ज़्यादातर फराहम की जाने वाली mRNA के मुकाबले में एक ज़्यादा रिवायती वैक्सीन है। नोवावैक्स में खलियात को ये सिखाने के बजाय कि वायरस से बचाव के लिए किस तरह प्रोटीन तैयार की जाए, इंजेक्शन के ज़रिए बराह रास्त ये प्रोटीन दी जाती है। नोवावैक्स वाहिद ऐसी वैक्सीन थी जिसमें हकीकतन प्रोटीन पर मबनी होने का ख्याल रखा गया था। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूँ। अब जबकि नोवावैक्स वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट के शिकार लोगों को एक नया मुतबादिल फराहम कर सकती है, व्हाइट हाउस का कहना है कि बहुत से अमरीकियों में वो तहफ़्फ़ुज़ कम हो रहा है जो उन्हें वैक्सीन से मिला था, और हो सकता है कि अब उनके लिए बूस्टर शॉट लेने का वक्त हो। One of the key messages. इस वक्त एक इंतहाई अहम पैगाम ये है कि अगर आपकी उम्र 50 बरस या इससे ज्यादा हो और आपने इस साल सन 2020 में शॉट नहीं लगवाया, तो ये कतई तौर पर जरूरी है कि आप जाकर लगवाएं। ये बहुत बुलंद दर्जे का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अमेरिका में सेहत से मुतालिक हुक्काम ने कहा है कि नया ओमिक्रॉन BA.5 सब वेरिएंट, जो बहुत से नए केसेस में पाया गया है, वायरस की इससे पहले वाली किस्मों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, और ये बहुत से लोगों को उस तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मुतासिर कर सकता है जो उन्हें इससे पहले होने वाले इन्फेक्शन से हासिल हुआ था। अराश अरबसादी के साथ शहनाज अजीज़, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब आपको मिलवाते हैं अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक ऐसे रिहायशी से जो एक अरसे से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की सरगर्मियों में मदद लेने के लिए ड्रोन्स को इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इन ड्रोन्स को जंगज़दा यूक्रेन में जानवरों की जानें बचाने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। डगलस थ्रोन कोई आम ड्रोन ऑपरेटर नहीं, माहौलियात के माहिर और जानवरों के हकूक़ के एक सरगर्म रुकन के तौर पर वो अपने हुनर का इस्तेमाल
तबाह हाल इलाकों में जानवरों की मदद के लिए करते हैं। थर्मल कैमरों से मुज़य्यन ड्रोन्स के इस्तेमाल के जरिए डगलस दरख्तों या मलबे में फंसे हुए जानवरों को ढूंढते हैं। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था क्योंकि मलबे के ढेर इतने ऊंचे थे, लिहाजा मैंने ड्रोन पर इंफ्रारेड कैमरा लगाने का फैसला किया ताकि जानवरों के जिस्मों की गर्माइश को देखा जा सके। मैंने इसका तजुर्बा किया और ये इतना अच्छा रहा कि फिर मैंने इसका दुनिया भर में इस्तेमाल किया। डगलस ने अपने कैमरे पर एक खास प्रोजेक्टर लगाया और एक जूम कैमरा। इसकी मदद से वो कुत्तों को बहामास में एक समुद्री तूफान के बाद, कोआलास को ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग से और कैलिफोर्निया से लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक तक कई और मकामात पर जानवरों की जिंदगियां बचा पाए हैं। लेकिन डगलस कहते हैं कि यूक्रेन में जंग ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया। उन्होंने यूक्रेन में कई हफ्ते गुजारे हैं और यहाँ अमेरिका में मुख्तसर वक्फे के बाद अब वो दोबारा यूक्रेन जाने वाले हैं। अमूमन मैं आग, तूफान और समंदरी तूफान से मुताल्लिक सूरत हाल में काम करता हूँ और यूक्रेन इंतहाई मुख्तलिफ रहा है क्योंकि ये इंसान के हाथों होने वाला अलमिया है, इससे बचा जा सकता था। डगलस कीव के शदीद मुतासरा इलाकों में काम करते हैं। अब तक वो दर्जनों बिल्लियों और कुत्तों को बचा चुके हैं। अगर वो पालतू जानवर के मालिक को ढूंढ नहीं पाते तो वो इसे जानवरों की एक आर्जी पनाहगाह में भेज देते हैं। इस वक्त हम मालिकान को तलाश करने की कोशिश में हैं और बदकिस्मती से उनमें से बहुत से अब वहाँ नहीं हैं। या तो उन्हें भागना पड़ा या बदकिस्मती से उनमें से कुछ के रिश्तेदारों ने हमें बताया कि मैं इस जानवर को पहचानता हूँ, क्या आप इसके लिए कोई अच्छा घर तलाश कर सकते हैं। मेरे रिश्तेदार बमबारी में मारे गए। डगलस यूक्रेन से कुछ बिल्लियां अपने साथ फ्लोरिडा भी लेकर आए। एक बमज़दा इमारत की 8वीं मंजिल पर हमें एक बिल्ली और उसके बच्चे मिले, लेकिन बदकिस्मती से इस बिल्ली के सिवा जो अपने बच्चों को फ्रिज के नीचे दूध पिला रही थी सब मारे गए। डगलस के दोस्त रायन ऑक्रांट जानवरों को बचाने में डगलस की मदद करते हैं। दोनों इस काम के तमाम इखराजात खुद उठाते आए हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें प्राइवेट अतियात भी मिलने लगे हैं। उन्होंने मजीद जानवरों को बचाने के लिए फंड्स इकट्ठे करने की खातिर एक GoFundMe पेज भी बनाया है। जब हम किसी के पालतू जानवर की हिफाजत करते या उसे बचाते हैं तो कई बार वो उनके पास बच जाने वाला आखिरी असासा होता है। डगलस थ्रोन की कहानी को हॉलीवुड के एक शो डग टू द रेस्क्यू में क्यूरियोसिटी स्ट्रीम चैनल पर पेश किया गया है। मैक्सिम मॉस्कलकोव के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और माहौलियात के हवाले से ही अब बात करते हैं समुद्री हयात की, जिसे बचाने की आगाही पैदा करने के लिए सेनेगाल ने अपने दारुल हुकूमत डाकार के साहिल के करीब पानी के अंदर एक म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया है। देखते हैं ये अंडर वाटर म्यूज़ियम कैसे समंदर में मौजूद माहौलियाती मसाइल को समझने और सुलझाने में मदद कर सकता है। सेनेगाल के एक स्कूबा डाइविंग सेंटर और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम ने हाल ही में दियोसानियम के नाम से मगरबी अफ्रीका का पहला ज़ेरे आब आर्ट म्यूज़ियम कायम किया है। पिछले बरस दिसंबर में डकार के साहिल से तकरीबन 100 मीटर समंदर में 8 मुजस्मे नस्ब किए गए थे। स्कूबा डाइविंग इन मुजस्मों को पानी में देखने का बेहतरीन मौका फराहम करती है, जो अक्सर आलूगी की वजह से नजर नहीं आते और प्लास्टिक की बोतलों और दीगर कचरे से ढके होते हैं। हम समझते हैं कि इस म्यूज़ियम की तश्कील से हम आगाही पैदा करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आर्ट कहते हैं लोग सरगर्म हो जाते हैं। ये मुजस्समे माहौल दोस्त मवाद से बनाए गए हैं। आर्ट को फरोग देने वाली ओमी डाओ का कहना है कि ये मवाद मिट्टी की एक किस्म है। इसकी तनसीब के 6 माह बाद मुजस्मे समंदरी हयात से ढक जाते हैं, जैसे बार्निकल से, जो पानी को फिल्टर और साफ करते हैं।
तो इसका मतलब है कि बहाली का अमल जारी है। मसनूई चट्टानें समंदरी हयात के लिए रहने की जगह फराहम करती हैं। खुराक और पनाहगाह से अफजाइश नस्ल में इजाफा होता है। इससे ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी को रोकने में मदद मिलती है जो इस खलीज को नुकसान पहुँचा रही है। पानी के अंदर ये आर्ट म्यूजियम डाइविंग क्लब के डायरेक्टर रोडवान अल अली की इजाद है। ये क्लब दीगर माहौल दोस्त इक़दामात भी करता है। रोडवान अली और दीगर गोताखोरों की एक टीम आज सुबह गर्क होने वाले बहरी जहाज़ों के गिर्द लिपटे हुए माहीगीरी के 2 जाल हटाने के लिए 20 मीटर नीचे उतरी थी। मछलियाँ और दीगर समंदरी जानदार जाल में फंसकर हलाक हो सकते हैं। ये गोताखोरों के लिए भी खतरनाक है। पहला खतरा यह है कि हम जाल से चिमट कर खुद फंस सकते हैं, इसलिए कम से कम 2 गोताखोर होने चाहिए। जब एक काम करता है तो दूसरा निगरानी करता है, और एक खतरा उस वक्त होता है जब हम इस जाल को उठाने के लिए पैराशूट में हवा भरते हैं। अगर हम नेट में फंस जाएं तो हम भी साथ ही ऊपर जा सकते हैं और इस तरह दबाव की कमी या डिकम्प्रेशन का शिकार हो सकते हैं। पानी के अंदर 45 मिनट रहने के बाद गोताखोर नायलॉन का एक जाल निकालते हैं जो तकरीबन 100 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। ये एक मोरियल थी जो कि एक मछली खाते हुए मर गई। मछली अभी तक जाल में है। पिछले साल रोडवान और उनके गोताखोरों ने समंदर से माहीगीरी के 25 टन वजनी जाल निकाले थे। माहीगीरी सेनेगाल का अहम जरिया माश है जिससे तकरीबन 6 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है और ये मुल्क में प्रोटीन की फरहमी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन आम लोगों और तजारती बेड़ों की जरूरत से ज्यादा माहीगीरी की वजह से ये शोबा बहरान का शिकार है। एक तरफ लोग भूखे हैं, वो जिंदा रहने के लिए अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम हर साल इन जालों की वजह से 1 टन मछली से महरूम हो जाते हैं। रोडवान अली का अंदाजा है कि उनकी तंजीम हर साल 30 से 40 नाकारा जाल समंदर से निकालती है। उन्होंने कहा है कि वो अपना माहौलियाती काम जारी रखने के लिए इस म्यूजियम के लिए माली मदद हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। कैरल गिजनबर्ग के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं इंग्लैंड में दरियाफ्त होने वाला कमल का सबसे बड़ा पौधा।